Hello students, I am engineer Prajita from the Concepts Learning classes. Today we will discuss about the topic electrochemistry. So this is a very interesting topic. मतलब it's just a mixture of electricity and chemistry. Electricity we will study in physics. स्पेशली हम उसको अलग से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. तो जो सेल इज़ अ चैप्टर, सेल बायो वाला सेल नहीं, सेल हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग सेल यूज़ करते हैं. बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. तो वो सेल उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड वहाँ पे बेसिकली क्या क्या चीज़ें या कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो सारी रिएक्शन से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बेसिकली उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, मतलब कि व्हाट शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो स्पॉन्टेनियस नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो तुम्हारा तुरंत हो जाती है, लाइक मतलब दैट डजंट रिक्वायर एन एक्सटर्नल एनर्जी टू प्रोसीड. तो दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. एंड इन द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है कि हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है टू ब्रिंग देम हैपन. तो होता क्या है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन can liberate energy and that energy can be used to proceed the non-spontaneous reaction, right? तो ये सब्जेक्ट हम बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसको टिक कर लेना. यहाँ पे इसका तुम्हें सब्जेक्ट का मैटर क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी एंड उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे यूज़ करेंगे कि हमारी जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, जो हो नहीं पा रही है, तो उन रिएक्शन को भी प्रोसीड कराया जा सके, राइट? तो हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो इसका अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस इसकी बेसिकली क्या होती है कि हम इसको बहुत जगह बैटरीज़ में, फ्यूल्स में या बहुत सारी मेटल्स को मेटल्स को मेटलर्जी में, इन सब जगह में यूज़ करते हैं. बहुत सारी मेटल्स होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही हमारी क्या हो सकती हैं, मेटलर्जी उनकी की जा सकती है, उनको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जा सकता है. ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम सबको इसका फंक्शन पता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. बहुत बेसिक सी बात है कि इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हमारा जो सेल है ना, इसको हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेनियल सेल. तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है डेनियल सेल का. दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड, एंड दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड. तो जिंक एंड कॉपर के दो इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं, है ना. और यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से अगर तुम देख पाओ तो यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. तो जिंक है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2+ एंड कॉपर कॉपर 2+ इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर. दैट मीन्स यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, एक बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. तो रिडॉक्स में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक जो है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है ओवरऑल. तो अगर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होगी तो उस केस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा. पोटेंशियल जब भी जनरेट होता है तो हम एक वोल्ट मीटर लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल मेरा 1.1 वोल्ट हो जाए, इन केस अगर मैंने सपोज करो जिंक एंड कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया और अगर उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, 1.1 वोल्ट, इन दैट केस दैट सेल इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल. सो हमें क्या समझ आता है कि गैल्वेनिक एंड वोल्टाइक सेल आर नथिंग बट द डेनियल सेल in which the potential between them is the 1.1 volt. तो अगर पोटेंशियल हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और द डेनियल सेल का अगर पोटेंशियल 1.1 वोल्ट हो जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गैनियल एंड वोल्टाइक सेल. तो अब तुम अगर इसके कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देख पाओ तो हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देखो दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर और वायर लगा के कनेक्ट कर दिया है. और ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम, ये सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या कर रहा है, एक प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. क्योंकि हमें पता है कि करंट तभी फ्लो कर सकती है व्हेन द सर्किट इज कम्प्लीटेड, यानी कि सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा करंट कैन नॉट फ्लो. तो सॉल्ट ब्रिज अगर यहाँ पे नहीं होगा तो तुम खुद देख सकते हो क्या सर्किट कंप्लीट है, नहीं, बिकॉज सर्किट कंप्लीट के लिए तो फिजिक्स में तुमने पढ़ा है ना कि यू वांट द फुल कंप्लीट सर्किट. तो यहाँ पे या तो दोनों को क्या करो, दोनों को सेम ही इलेक्ट्रोलाइट में डिप करो. जो दो हमारे इलेक्ट्रोड या तो तुम दोनों को सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप करो, और अगर तुमने दोनों अलग अलग बकेट ले रखी है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में दोनों को डिप किया हुआ है, देन डेफिनेटली यू नीड अ सॉल्ट ब्रिज फॉर द कंप्लीट कनेक्शन. सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली फंक्शन यही होता है कि वो प्रॉपर कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं.
ठीक है। तो अब तुम इसमें देखो, मैंने बताया कि ऐसा अगर हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, तो हमारा 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल आता है, हम वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, इट इज़ द 1.1 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे 3 कंडीशन अराइज होती हैं कि अगर हमने इसमें देखो, दिस इज़ अ इंटरनल थिंग, दिस इज़ अ इंटरनल थिंग। अभी मैंने एक्सटर्नली इसमें कोई बैटरी नहीं लगा रखी है, ध्यान से समझना है, मैंने एक्सटर्नली कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की गई। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करूँ, देन 3 पॉसिबिलिटी होती है कि या तो वो एक्सटर्नल बैटरी क्या हो सकती है, इट मे बी लेस देन 1.1 वोल्ट, इट मे बी इक्वल टू 1.1 वोल्ट, और इट मे बी ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। देयर आर 3 कंडीशंस, राइट। तो इन द फर्स्ट केस अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ़ द एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो जो नॉर्मली जो प्रोसेस हो रहा था वही होता रहेगा, यानी कि जिंक जो होगा वो कैथोड पे डिजॉल्व होगा, और हमारा जिंक हमारा क्या होगा, एनोड पे डिजॉल्व होगा, और कॉपर क्या होगा, कैथोड पे डिजॉल्व होगा। एनोड कैथोड समझते हो ना, तो जिंक यहाँ पे क्या है, एनोड पे है, और कॉपर क्या है, कैथोड पे। एनोड कैथोड कैसे डिफाइन करते हैं, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज़ एनोड, जिसका ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स जिंक हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया, एंड कॉपर हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया। एनोड कैथोड को ही कंबाइन में हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी 3 कंडीशन होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई कि फर्स्ट कंडीशन तो सेम रहेगी, जैसा था वैसा एज इट इज़ रहेगा, है ना, जैसी करंट की डायरेक्शन थी वही होती रहेगी, यानी कि हमारी क्या हो रही है, देखो यहाँ पे करंट हमेशा एनोड से कैथोड जाती है, देखो यही डायरेक्शन करंट की रहेगी। इन द सेकंड केस देखो जीरो करंट, देखो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है डिफ्लेक्शन जीरो है, यहाँ पे देखो डिफ्लेक्शन कैसा है, राइट साइड है ना, डिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे जो बना हुआ है दैट इज़ इन द टूवर्ड्स द राइट, क्योंकि यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये जो हमारा है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट जीरो है, देखो नो डिफ्लेक्शन इज देयर, दैट मीन्स नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो केमिकल रिएक्शन इज देयर। क्योंकि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जितना यहाँ पोटेंशियल था उतना ही तुमने एक्सटर्नल लगा दिया, है ना। अब यहाँ पे अगर तुम 1.1 से भी ज़्यादा कर दोगे तो वो हमारा जो कंस्ट्रक्शन था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ध्यान देना, यहाँ पे जिंक से कॉपर यहाँ पे हो रहे थे, यहाँ पे कॉपर से जिंक होने लगेंगे, दैट मीन्स जो हमारा प्रोसेस था उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा इन दैट केस। तो इस अगर हमारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है उस केस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो यहाँ पे अलग से भी डिफाइन किया गया, एनी फर्दर इंक्रीज in the external potential again starts reaction but in the opposite direction, this now functions as the electrolytic cell। अभी तक तो ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा था जब तक 1.1 वोल्ट था, उससे कम था, है ना। अगर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इन दैट केस हमारा जो सेल होगा दैट विल बिकम द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं वही सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है कि व्हाट इज़ गिब्स एनर्जी। हमें पता है कि गिब्स एनर्जी हम लोग क्लास 11th में कर चुके हैं। देखो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था कि ये वाली क्या होती है, ये यहाँ पे जिंक और कॉपर की रिडॉक्स रिएक्शन है। इनको अगर हम इंडिविजुअली बोलें तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हाफ रिएक्शन, या फिर इनको हाफ सेल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, 2 हाफ सेल होते हैं कैथोड एनोड वाले, तो इनको रिडॉक्स कपल भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स कपल। देखो यहाँ पे क्या है, अगर सेम सेल में करोगे तो तुम्हें सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करोगे तो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट बताया गया है। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया है, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो IUPAC जो बोलते हैं वो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टैंडर्ड हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल को IUPAC ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक एनोड सेल भी है और एक कैथोड सेल भी है। एनोड और कैथोड मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे कैथोड होता है, ठीक है। तो अगर मैं सेल पोटेंशियल की बात करूँ तो सेल पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी सेल का अगर मुझे EMF निकालना हो, EMF हमने ऑलरेडी फिजिक्स में डिस्कस किया था, EMF इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो किसी भी सेल का जो खुद का पोटेंशियल होता है ना दैट इज़ इट्स EMF, क्योंकि वही हमारे बेसिकली सर्किट को फोर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ई सेल अगर तुम्हें किसी सेल का निकालना हो तो राइट माइनस लेफ्ट। अब उनको कि मैम राइट और लेफ्ट क्या होता है, तो राइट मीन्स क्या है, राइट मीन्स कैथोड, लेफ्ट मीन्स एनोड। तो लेफ्ट राइट मीन्स क्या होता है, जो हमारा कैथोड है उसको हम राइट बोलते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कैथोड माइनस एनोड। देखो शायद आगे गिवन भी होगा, राइट माइनस लेफ्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कैथोड माइनस एनोड, ठीक है।
हाँ देखो यहाँ पे देखो गिवन है तुम लोगों को, देखो अगर तुम यहाँ पे देखो तो इसमें क्या हो रहा है, अगर उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है कॉपर एंड सिल्वर का, तो कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का तुम देखो तो रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारा जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होता है, तो कैथोड की रिएक्शन ये वाली हो गई, रिडक्शन वाली, है ना। और जो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये वाली रिएक्शन हमारी एनोड पे आ जाएगी। तो ओवरऑल सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा है, कॉपर वाला, और रिडक्शन हाफ सेल कौन सा है, सिल्वर वाला। तो हमारा कॉपर से कॉपर 2+ में ऑक्सीडेशन है और सिल्वर प्लस से सिल्वर में रिडक्शन है। तो राइट साइड में, दिस इज द राइट साइड में हम लोग रिडक्शन लिखते हैं या फिर कह लो कैथोड लिखते हैं, एंड लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं, राइट। तो हम इसको राइट माइनस लेफ्ट भी बोल सकते हैं या फिर कैथोड माइनस एनोड भी बोल सकते हैं, सेम थिंग, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम इसका कैसे निकाला जा सकता है कि अलग अलग इसका सेल का पोटेंशियल निकालना, इज इट पॉसिबल। तो इसके लिए क्या होता है ना कि एक अलग से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन किया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे कि इसके लिए हम लोग ने एक SHE बनाया है। ध्यान से समझना, ये सारे टर्म्स नए हैं इसलिए तुम लोग को हो सकता है टफ भी लगे, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट। ये अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए लग रहा है अलग सा, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या है, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE की बात की गई है। तो SHE बेसिकली हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि तुमको कोई भी चीज़ वेट मेजर करना है, कैसे पता करोगे कि ये 1 kg का है, 1 kg का कोई एक स्टैंडर्ड वेट होगा, उसके कंपैरिजन में चेक करते हो कि हाँ दिस इज़ ऑल्सो 1 kg नाउ। तो 1 kg का एक स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए, देन ओनली यू कैन नो दिस इज़ 1 kg और हाफ kg। कैसे पता कर सकते हैं, तो अगर तुम्हें लेंथ पता करनी है तो भी तुम्हें पता है कि 1 मीटर कोई स्टैंडर्ड होता है कि नहीं। तो अगर मुझे किसी सेल का पोटेंशियल निकालना है तो कैसे पता करेंगे, हमें एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल मानना पड़ेगा। तो हमने एक हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मान लिया है, उसका हमने रिडक्शन पोटेंशियल 0 असाइन कर दिया है, ठीक है। तो उसका असाइन कर दिया गया है 0। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल एक तरीके से हमारी कन्वेंशन होती है, ठीक है। कन्वेंशन तुम्हें पता है ना कि एक तरीके से हम कन्वेंशन मान लेते हैं, दिस इज़ 1 मीटर, दिस इज़ 1 kg। इस तरीके से हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम एक SHE, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही होती है, तुमको दिख रहा है कि जो H+ है वो हमारा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन के केस में इसीलिए इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशन माना गया है कि ये हाफ सेल है तुम्हारा, तो कोई भी सेल को अगर हमें उसका पोटेंशियल निकालना है तो उसको SHE से कनेक्ट कर दिया जाता है, इसको STP पे रखा जाता है। मतलब इसका प्रेशर हम 1 बार ले लेते हैं और टेम्परेचर 273 ले लेते हैं, 273 केल्विन ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड सारी कंडीशंस पे रख के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका पोटेंशियल हम क्या अज्यूम करते हैं कि इसका खुद का पोटेंशियल, SHE का जो खुद का पोटेंशियल है, सेल्फ पोटेंशियल है, दैट इज़ 0 पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर्स, राइट। तो इस तरीके से हमें जिसका भी, सपोज करो कॉपर वाले हाफ सेल का निकालना है, जिंक वाले हाफ सेल का निकालना है, सिल्वर वाले का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबको SHE से कनेक्ट करके देखेंगे। और SHE का जो खुद का 0 है, SHE का खुद का पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो जिसको भी SHE के संग कनेक्ट करेंगे और जितनी वैल्यू आएगी रीडिंग में, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी की हो जाएगी। सपोज करो तुमने कॉपर को SHE से कनेक्ट कर दिया और जो वैल्यू आई इसका तो 0 है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कॉपर की तो हो जाएगी, है ना। तो हम सपोज करो कि हम लेफ्ट में कनेक्ट करते हैं SHE को, लेफ्ट में हमेशा SHE को हमेशा लेफ्ट में कनेक्ट करते हैं। तो राइट साइड में जिसको मेजर करना है उसको कनेक्ट कर लिया और SHE वाला तो हमेशा 0 ही हो जाएगा। तो जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी राइट माइनस लेफ्ट करके, वो वैल्यू किसकी हो जाएगी। सपोज करो यहाँ इन्होंने पहले कॉपर को कनेक्ट किया, तो कॉपर की वैल्यू जो आई वो, मतलब जो वैल्यू आई SHE के संग कॉपर को कनेक्ट करने पे वो कॉपर की वैल्यू हो गई। इसी तरह सपोज करो तुमने जिंक को कनेक्ट किया, तो जिंक की जो वैल्यू आई वो जिंक की हो गई, ठीक है। क्योंकि SHE का खुद का सेल्फ का तो 0 होता है, तुम उसको जिससे कनेक्ट करते हो ना उसकी वैल्यू आ जाती है। तो दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल ली, दोनों की, जिंक और कॉपर की मैंने अलग अलग वैल्यू, हाफ सेल की वैल्यूज़ निकाल ली। अब मुझे अगर ओवरऑल रिएक्शन का चेक करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन विच आई एम यूजिंग जिंक एज वेल एज कॉपर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे। दोनों की अलग अलग कैलकुलेट कर लिए और उसको सॉल्व करोगे तो यू कैन फाइंड द फाइनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो इस तरीके से हम SHE को यूज़ करके किसी भी सेल की ओवरऑल रिएक्शन हम निकाल सकते हैं कि ओवरऑल व्हाट इज़ द पोटेंशियल, ठीक है। तो हाफ सेल का निकाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ यू से आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो।
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द नॉन्स्ट इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब क्योंकि ये चैप्टर मैं बेसिकली कहूँगी दिस इज़ अ न्यूमेरिकल चैप्टर, तो इसमें से एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अभी जब तक फॉर्मुलेज नहीं पता होंगे कॉन्सेंट्रेशन के सारी चीज़ों की, तब तक न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो उन्होंने एक हाफ सेल की रिएक्शन लिख दी है ना। अब दिस इज़ द नॉन्स्ट इक्वेशन, तो जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन आती है उसको हम बोलते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन, मतलब दिस इक्वेशन रिलेट्स द कॉन्सेंट्रेशन एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो कैसे, तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल, कॉन्सेंट्रेशन समझ रहे हो ना, जो इसके अंदर जो चीज़ इलेक्ट्रोलाइट भरी है या फिर जो तुम्हारा इसका कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे जिंक और कॉपर इन सबका, तो M से M+ में जा रहा है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और जो पोटेंशियल आ रहा है वो हमारा पोटेंशियल है। अब तुम कहोगे मैम E एंड E0 में क्या डिफरेंस है, E0 इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू, E0 is the standard value, so which you can see from the table. The table is given in which you can find all the E0 values. तो E0 वैल्यू हमारी ऑलरेडी डिफाइंड होकर रखी होती हैं और हमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू को चेक करना होता है, क्योंकि ये तो हमारी स्टैंडर्ड चीज़ के लिए है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दें, सपोज करो तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी के लिए, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूँगी तो ई सेल भी चेंज होगा। तो कितना चेंज होगा अगर ये कैलकुलेट करना है, तो आई नीड अ फॉर्मूला फॉर इट। तो सो दिस इज़ द फॉर्मूला, मतलब दिस इज potential is equal to E0 cell minus RT upon NF, concentration of M upon concentration of Mn plus, M is the metal, ठीक है। तो अगर सपोज करो कॉपर है, कोई भी चीज़ प्योर में होती है, प्योर स्टेट में, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, तो इसको M को यू कैन राइट 1, ठीक है। और RT अपॉन NF, R इज़ द गैस कॉन्स्टेंट, T इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन, N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, F इज़ द फैराडे कॉन्स्टेंट, F इज़ द फैराडे कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 96487 कूलम पर मोल। सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर द फैराडे कॉन्स्टेंट, दिस इज़ फिक्स्ड। तो F की वैल्यू मुझे पता ही होती है, सपोज करो कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2+ में, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग, तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये हमें ऑलरेडी पता होता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता ही होती है 8.31 होती है, तो सारी चीज़ें हमें पता होंगी, तो आई कैन कैलकुलेट द सेल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल फॉर द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो एक बार सपोज करो उन्होंने कॉपर के लिए निकाला, एक बार सिल्वर के, देखो ये वाली जो पूरी टेबल तुम्हें गिवन है ना, इस पूरी टेबल में सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, जिसे हम कहते हैं E0 सेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज E0 सेल, दिस विल ऑलवेज बी गिवन, ये एक्सपेरिमेंटली सारी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ तुम्हें पता ही होती हैं। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाएंगे। पेज पर हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सपोज करो उन्होंने कॉपर के लिए निकाला है, कॉपर के लिए एक बार क्या करोगे, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF, कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह जिंक के लिए एक बार निकाल लोगे, और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मैंने कहा था दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, फिर ई सेल निकालने के लिए उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कॉपर वाले को जिंक वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉपर वाले को जिंक से क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, तो राइट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में ये है, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट किया जाता है हमेशा। तो यहाँ से यू कैन फाइंड द ई सेल। तो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला कि ये कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आ जाता है। तुमको पता है कि log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B होता है, तो यहाँ से A अपॉन B सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। R और T सबकी वैल्यूज़ तुम्हें पता होती है, तो इन सबकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। किसी भी सेल को होता है ऐसे लिखा जाता है, किसी भी सेल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस तरह से लिखते हैं, तो ये हमारा जनरली क्या आ जाता है, पूरी की पूरी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो अगर हमारी कोई भी सपोज करो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, N इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको हम ओवरऑल इस तरह से लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, E0 सेल इज़ अ फिक्स वैल्यू, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। RT अपॉन NF ln Q, Q हम लोग बताया था ना कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है, इसको ही तो हम लोग रिएक्शन कोशेंट बोलते थे क्लास 11th में, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट द रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट एवरीथिंग विल बी गिवन, यू विल हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लॉग एंड ऑल एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। और इक्वल बेरियम के केस में हम लोग जानते हैं कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो ई सेल की 0 हो जाएगी, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी इक्वल बेरियम के केस में, तो यहाँ से E0 सेल की वैल्यू ये हमारी आ जाएगी, E0 सेल की ये वैल्यू आ जाएगी। E0 सेल की वैल्यू अगर ये आ गई तो देखो ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, वो कर दिया है। और यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 2F लिख दिया, और सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें तो दिस विल बिकम द 0.059/2 एंड यू कैन राइट दिस थिंग एज Kc,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से तुम वैल्यूज़ किसी भी ई नॉट सेल की कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड ऑल, यू कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल यूजिंग दिस। एंड क्लास 11 में ऑलरेडी गिब्स एनर्जी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। तो गिब्स एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल सेल में क्या रिलेशन है ये देख लो। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। एन इज मैं बता चुकी हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एफ इज़ द फैराडे कॉन्स्टेंट, ई सेल मैंने अभी कैलकुलेट किया है राइट माइनस लेफ्ट करके, राइट माइनस लेफ्ट करके। अब तुम देखो अगर तुम्हें यहाँ पे डेल्टा जी कैलकुलेट करना है तो एन की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, माइनस एन एफ ई फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। तो एन की वैल्यू 2 हो गई, एफ की वैल्यू पता होती है, ई सेल हमें अगर पता हो तो हम सारी वैल्यूज़ फाइनली गिब्स एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आगे का जो टॉपिक है आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।